फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का क्यूज लेकर उपस्थित हैं 25 क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? अंध महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीप पेटी, परिप्रशांत पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। तो जैसा कि आपको आंसर तो नीचे दिख ही जा रहा है, तो ये मध्य महाद्वीप पेटी और एक हो जाएगा परिप्रशांत पेटी। इन दोनों में विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। अधिकांश ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी तथा यूरेशिया के मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाए जाते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी को प्रशांत महासागर का अग्निवलय या ज्वालाकृत कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विश्व के विशालकाय स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? रोगे वेल्डबर्ग, ग्रुट स्वाटवर्ग, बिटवाटस्रैंड, ड्रैकेंसबर्ग। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। विश्व के विशालकाय स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के विटवाटस्रैंड श्रेणियों में अवस्थित है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो क्या लिखा हुआ निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन? तो ये तो 40 होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राजनीति निदेशक तत्व के अनुसार पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे तथा उन्हें इस प्रकार की शक्तियां प्रदान करेंगे कि जिनके माध्यम से ग्राम पंचायतें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकेंगे। आइए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? 1983, 1984, 1985, 1987। तो ये लगता है 1987 है। सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए जून 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किया गया था। आयोग के अन्य सदस्यों में श्री बी शिवरमन, कैबिनेट सचिव डॉक्टर SR सेन तथा सुब्रमण्यम शामिल थे। आयोग ने अनेक अध्ययनों, सूचनाओं तथा चर्चाओं के बाद 1600 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट 27 अक्टूबर 1987 में प्रस्तुत की। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो इनमें से एक से अधिक है। तो देखें, ये ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती है जो वातावरण में फैलकर एक आवरण बना लेती हैं। यह आवरण सूर्य की लघु तरंगों को पृथ्वी पर आने देता है, परंतु पृथ्वी द्वारा प्रवर्तित दीर्घ तरंगों को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देता है। ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रमुख हैं। ग्रीन हाउस गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यहाँ एक से अधिक विकल्प सही आता, सही उत्तर विकल्प ई ही होगा। आइए देखते हैं छठा क्या कह रहा है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? अपेक्षिकता, बोस आइंस्टीन संघनन, संहिता एवं ऊर्जा की तुल्यता, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। वर्ष 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रदान किया गया था। आइंस्टीन को यह अवार्ड प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए प्रदान किया गया। आइंस्टीन अपने सापेक्षता के सिद्धांत तथा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² कार्य के लिए जाने जाते हैं। आइंस्टीन ने 50 से अधिक शोध और विज्ञान से संबंधित पुस्तकें भी लिखी। 1999 में टाइम पत्रिका ने इन्हें शताब्दी पुरुष घोषित किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार वे सार्वकालिक महानतम वैज्ञानिक माने गए। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा आपका न्यूक्लियस। सॉरी, पावर हाउस की बात हो रहा था, हम गलती हो गया। कोशिका का शक्ति स्रोत मतलब पावर हाउस कौन होता है? तो ठीक है, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए था। आइए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में उपस्थित एक अत्यंत सूक्ष्म संरचना है जो श्वसन क्रिया के माध्यम से ऊर्जा मुक्त करती है।
अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत कहते हैं। इसकी भीतरी झिल्ली में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र उपस्थित होता है, जिससे एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा का स्रोत होने के कारण एटीपी अणुओं को ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहाँ अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग ये तो नालंदा में भी किया था। ठीक है, तो नालंदा, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आइए देखते हैं यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो हुआ वो हुआ अकबर के दरबार में, ऑप्शन बी। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत में यूरोपीय चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, लेकिन चित्रकला का पूर्ण विकास अकबर के शासनकाल में हुआ। इस काल में चित्रकारी सामूहिक प्रयास था, एक से अधिक कलाकार मिलकर किसी चित्र का निर्माण करते थे। अकबर के समय में चित्रकला के मुख्य रूप से 2 विषय थे: दरबार की प्रतिदिन घटनाओं का चित्रण, दूसरा छवि चित्रण। अकबर के समय में ही मुगल चित्रकला पर भारतीय प्रभाव गहरा हो गया। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव भी मुगल चित्रकला पर पड़ा था। यूरोपीय चित्रकला के कुछ नमूने पुर्तगाली के माध्यम से अकबर के दरबार में पहुंचा। इससे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं, व्यक्ति विशेष का चित्रण तथा दृश्य में आगे दिखने वाले वस्तुओं को छोटे आकार में बनाने की कला को ग्रहण किया। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी होगा अकबर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया। इस समय भारत में अकबर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति जहांगीर द्वारा 1608 में दी गई। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे बाद में 1961 ईस्वी में भारत से वापस लौटे। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम निम्न है। इसे पुर्तगाली पहले, तो फिर डच, तब अंग्रेज, तब डेन, तब फ्रांसीसी। करें इन कंपनियों को भारत से जाने का क्रम निम्न है: डेन, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? पुरुषोत्तम दास टंडन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना आजाद। तो अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी कहा जाना चाहिए। आइए देखते हैं समन्वय अवज्ञा आंदोलन का भारत के उत्तरी पश्चिमी छोर पे खान अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व किया। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का निर्माण किया, जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहे जाते थे। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। तो ये बनारस हिंदू महासभा की अधिवेशन की अध्यक्षता की ये मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी। वो सॉरी, श्रद्धानंद है इसका, ठीक है ना। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाजी नेता थे, जिन्होंने हिंदू महासभा के पुनरुत्थान में भाग लिया एवं अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसकी स्थापना 1915 में हरिद्वार में हुई। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मध्य प्रदेश। तो पहले बिहार किया, तब जाकर झारखंड। प्राचीन काल से बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान किसका है? गौतम, याज्ञवल्क्य, ऋषि भृगु, बुद्ध। तो ये सभी उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ये तीनों, गौतम, याज्ञवल्क्य, ऋषि भृगु। राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी बिहार आंसर होगा। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? किशनगंज, रोहतास, भागलपुर, पटना। ये आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था? कुंवर सिंह, शेरशाह सूरी, बिंबिसार अशोक। तो ऑप्शन बी होगा शेरशाह सूरी।
विश्व मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा किस राज्य में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो विश्व मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा किस राज्य में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला, ये देखना होगा। तो इसका आंसर भी डी है, बिहार। सौभाग्य योजना हर घर बिजली के तहत किस जिला को वेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री चुना गया है? तो ये आंसर होगा गया, सी। इंडियन पुलिस मानव संसाधन रिपोर्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिशत के मामले में देश में अव्वल राज्य कौन रहा? तो ये आंसर हो जाएगा बिहार। 95.1% मतों के साथ बशर उल असद को चौथी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये सीरिया आंसर होगा। सीरिया के राष्ट्रपति बशर उल असद को हाल ही में 95.1% मतों के साथ चौथी बार फिर से चुना गया है। लेकिन सीरिया में हुए इस राष्ट्रपति चुनाव की विपक्ष और पश्चिमी देशों ने काफ़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कई छात्रों को भी मत डालने के लिए मजबूर किया गया था। आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेन। भारतीय अर्थव्यवस्था और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को हाल ही में 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेप ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य गरीबी और अकाल के लिए चुना गया है। आइए 23 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? संजीत वर्मा, अरुण वेंकटरमन, संदीप मेहता, सुजाता जायसवाल। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये चुना गया है अरुण वेंकटरमन को। भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकटरमन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकटरमन वर्तमान में वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर सलाह देने का 20 साल अनुभव है। आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशंस के एनवायरमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटाया गया है? अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रणदीप हुड्डा, रणवीर सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रणदीप हुड्डा। वर्ष 2020 में फरवरी में 3 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संधि के तहत जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एम्बेसडर के रूप में चुने गए रणदीप हुड्डा को एनवायरमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटाया गया है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, विश्व पाचन दिवस। चलिए इसका डिस्कशन नहीं है। तो आज का डेली क्यूज पूरा हुआ। हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहें, वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।